हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, yesterday we completed our sample paper 2020। इससे पहले हमने 2023 का पेपर करा था और आपको बताया था कि किस तरह से एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन आंसर्स विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो आपको वही स्ट्रेटेजी जो है अपनानी है एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। आज हम जो है फिर से रिवीजन करेंगे कि किस तरह से आप नोट मेकिंग या कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपको स्टेप्स लेने हैं और किस तरह से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हैं तो आपकी तैयारी चल रही होगी। तो यहाँ पे भी साइड बाय साइड हम जो है रिवीजन करते रहते हैं, जिससे आपको इजी रहेगा। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू इट। तो बच्चों, नोट मेकिंग और कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इसमें बच्चे जो है काफी वेस्ट करते हैं टाइम। तो किस तरह से हमको जो है एग्जाम में जो है अटेम्प्ट करना है इस टाइप के पैसेज जो है रीडिंग सेक्शन। तो ये बच्चों क्या है आपका रीडिंग सेक्शन ए में जो है दो ही चीजें आती है, एक कॉम्प्रिहेंशन आता है और दूसरा पैसेज होता है फॉर नोट मेकिंग। क्लियर। तो किस तरह से करना है आपको, सेक्शन ए है ये, आज हम सेक्शन ए का रिवीजन करेंगे। फिर सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन होता है उसमें किस तरह से एडवर्टीजमेंट आता है, आपका नोटिस आता है, पोस्टर राइटिंग आती है। तो किस तरह से वो क्वेश्चन या इन्विटेशन होता है उसको हम फिर रिवीजन करेंगे सेक्शन बी का। और फिर सेक्शन सी में हम चैप्टर वाइज जो है रिवीजन करेंगे। क्लियर। तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं सेक्शन ए। दिस इज योर सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रीडिंग सेक्शन, राइट। आपको रीड करना है, देन यू हैव टू। तो इसमें क्या करना है बच्चों, लेट्स सी। तो नोट मेकिंग, तो नोट मेकिंग इज अ मीन्स टू कैप्चर द की आइडियाज। अगर हम कोई भी जो है, चाहे एग्जाम में टीचर पढ़ा रहा है और आपको अपने नोट्स बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके पॉइंट्स लिखेंगे, की पॉइंट्स लिखेंगे, राइट, ऑफ ए गिवन पैसेज इन एन इजीली रीडेबल, जो कि आपके सही लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। क्योंकि पूरे पूरे सेंटेंस लिखेंगे तो हमारा कोई यूज नहीं होगा नोट मेकिंग का। तो हम नोट मेकिंग करते करते जो है पॉइंट्स लिखते रहते हैं कि पहली हेडिंग के अंदर जो है क्या आ रहा है, सबटाइटल करके, फिर उसको जो है फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फिर उसका सबटाइटल लिखेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, द मेन पर्पस ऑफ की टू एब्रीविएशन। और हम पूरे पूरे जो है वर्ड्स को नहीं लिखते, एब्रीविएशन यूज करते हैं टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग फॉर द अदर रीडर्स टू। Thus, note making can be a wonderful tool to take notes in class. अब अगर आपके नोट्स बने, अगर मान लो पूरे पूरे जो हैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं या पूरा लिखा है, तो इट इज डिफिकल्ट टू कैरी। बट अगर आपके की नोट्स बने हैं तो वो जो है आप अपने नोटबुक को ले जा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर नोट्स विद ईच अदर इन इवन रिवाइज फॉर एन एग्जाम। तो एग्जाम में क्या होता है बच्चों, पूरे पूरे सेंटेंस ना याद करके हम जो है अब्रिविएशंस या जो शॉर्ट नोट्स बने हैं उनको इजीली यू कैन रीड। तो यहाँ पे हम नोट मेकिंग सिखा रहे हैं थ्रू द पैसेज, पैसेज के थ्रू सिखा रहे हैं। और आपको किस तरह से कहीं कोई मीटिंग हो रही है और हमें जो है पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वहाँ पे भी हम जो है पॉइंट्स किस तरह से नोट करते हैं वो अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। टिप्स टू प्रिपेयर फॉर नोट मेकिंग एंड समरी, प्रिपेयर नोट्स यूजिंग फ्रेजेस। कंप्लीट सेंटेंसेस ना लिख के हम जो है क्या लिखते हैं, वहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते हैं। एंड नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंसेस। तो दो बातों का ध्यान में रखना आपको, कंप्लीट सेंटेंसेस नेवर यूज, हमेशा हमें फ्रेजेस यूज करने हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट। तो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखने हैं, शॉर्ट में लिखना है। द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ इज द मेन पॉइंट। अब हमें पैराग्राफ देखना है कि किस क्या है उसका टाइटल, सेंट्रल थीम एंड आइडियाज एफिलेटेड टू इट आर द सब पॉइंट्स। उसके अंडर में जो आते हैं हमारे, दैट इज योर सब पॉइंट। वन आर मोर डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ इन द पैराग्राफ। सब पॉइंट शुड बी लिमिटेड टू 5, ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि मान लो हमने एक हेडिंग लिखी और उसके नीचे बहुत सारे लिखे, तो 4 और 5 जो है सब पॉइंट्स होने चाहिए। Each subpoint may or may not have supplementary ideas which become subpoints. Do not give examples to support the main ideas. Provide an appropriate title. अब लास्ट में आपको क्या देना, उसमें टाइटल देना for the notes and the summary. Include a minimum of 4 to 6 distinctly different recognizable short forms only necessary of the longer words, abbreviation in the notes. You may also symbols
and figures for abbreviations. Underline all short forms. Provide the key. Last में आप जो है उसके keywords देंगे for the short forms. At the end of the notes, titled key to abbreviations या key to या keywords. Cover all the important points in the passage by preparing the notes. और उन्हीं के notes के help से जो है you can write the summary of the passage, right? Using all the important points. ये मेन है कि आप ये ना सोचे कि हमें समरी कैसे लिखनी है. बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर देंगे, अरे भाई समरी कैसे लिखते हैं. कई बार क्या होता है, पैसेज से लंबे लंबे सेंटेंसेस को कॉपी कर देते हैं बच्चे. बट आपको ऐसा नहीं करना है बच्चों. जो आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखी हैं, विद द हेल्प ऑफ दोज पॉइंट्स यू कैन इजीली राइट द समरी ऑफ द पैसेज, राइट. इसका भी जो है वर्ड लिमिट जो है आपको दी रहती है, उससे आगे नहीं बढ़ना है. इन द समरी यूज थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट स्पीच. आप यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करेंगे. एंड द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में जाएगी आपकी समरी. wherever possible, write the summary in complete sentences in a paragraph. Remember to be short and brief. Give an appropriate title for the to the passage. और आपको क्या करना है, एक टाइटल, सुटेबल टाइटल जो है उस पैसेज का आपको लिखना है. क्लियर? तो ये जो है हमारी कुछ टिप्स थी, हाउ टू प्रिपेयर द नोट मेकिंग एंड समरी. क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ पे एक पैसेज दिया है बच्चों. अब कैसे आपको लिखना है ये देखते हैं हम. पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं. On the basis of your reading of the above passage, make notes on its using headings and subheadings. अब हमें headings लिखने हैं और subheadings लिखने हैं. Recognizable abbreviations wherever necessary. आप जो है इसमें, अब हमने देखा कि टाइटल जो है हमारा क्या है, इफेक्टिव स्पीकिंग के ऊपर है. किसके ऊपर है? इफेक्टिव स्पीकिंग. अब इस इफेक्टिव स्पीकिंग जो है डिपेंड्स किस पे करती है? लिसनिंग में. इट टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग एंड टू कंसंट्रेट. तो इसको कैसे लिखना है बच्चों? जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन. तो ये क्या हो गया आपके सब मेन हेडिंग होगी, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन. अब किस किस पे डिपेंड करती है? जैसे अभी 2 पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं. कौन कौन से करे हैं 2 पॉइंट्स? लिसनिंग, on listening, concentrate, hearing, right? Effective listening depends on effective listening. अगर हम जो है सही से जो है सुन रहे हैं, concentrate on listening, concentrate on understanding what you hear. अब यहाँ पे हमने क्या देखो बच्चों, abbreviations यूज करे हैं. तो EFF means यहाँ पे किसके लिए यूज करा है? देखते हैं, let's see. इफेक्टिव के लिए यूज करा है. दूसरा हमने कंसंट्रेट के लिए यूज करा है, राइट. तो 2 एब्रीविएशन हमने यूज करी है. और सिंपल सा है, देखो बच्चों, पहली हेडिंग पे आ गया, इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड्स ऑन. किस पे है? फर्स्ट वन इज इफेक्टिव लिसनिंग, दूसरा है कंसंट्रेट ऑन हियरिंग, राइट. और दूसरा क्या है? कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो पहला आपका क्लियर हो गया कि इफेक्टिव लिसनिंग, कंसंट्रेट ऑन लिसनिंग, कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर, जो तुम सुन रहे हो, राइट. तो EFF इज यूज फॉर एब्रीविएशंस. किसके लिए है? ये आगे हम की पॉइंट्स में की एब्रीविएशंस में देंगे. इफेक्टिव, कंसर्न मीन्स कंसंट्रेट. सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा? रीजंस व्हाई इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल. दूसरा ये है आपका कि दूसरा पॉइंट आपका ये बनता है कि क्यों फेल होते हैं इनकम्पिटेंट लिसनर्स. फेल इन नंबर ऑफ वेज. तो हमें पूरा नहीं लिखना, खाली हमें लिखना है इनकम्पिटेंट लिसनर्स फेल. पहला क्या है? फर्स्ट, दे मे ड्रिफ्ट, देयर अटेंशन ड्रिफ्ट्स फ्रॉम व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. Second, they found the counter arguments, right? Reasons why incompetent listeners fail. Their attention drifts, they find counter arguments, जो बहस करते हैं.
द कंपेट एंड देन फिल्टर, और 2.4 है दे रिएक्ट। 4 से ज्यादा नहीं करनी हमने, इतने जो है हमें पॉइंट्स। नेक्स्ट है वेज फॉर लिसनर टू बी मोर इफेक्टिव, कंसंट्रेट ऑन द मैसेज रीड, मेंटल अलर्टनेस, फिजिकल अलर्टनेस, पोजिशनिंग बॉडी। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं या हमने जो है लिखे हैं ये कीवर्ड्स, तो इसको लास्ट में हम देंगे। दूसरा है हमारा, तो इस तरह से आपको नोट मेकिंग करनी है। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम खाली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको रिवाइज कराना है कि वन हेडिंग है तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 पॉइंट है तो 2.1, इस तरह से आपको जो है नोट मेकिंग करनी है। क्लियर? इस तरह से आप पूरा जो है उसको पढ़ेंगे। इम्पैक्ट है बाय लेस कॉम्पिटेंट लिसनर्स का क्या है, ये सारे उसमें से आप जो है कंसंट्रेशन इज हेल्प बाय अलर्टनेस, अगर हम अलर्ट हैं, ये फिजिकल अलर्टनेस है, मेंटल अलर्टनेस इज हेल्प बाय फिजिकल अलर्टनेस। तो ये सारे पॉइंट्स के जो हैं आप नोट्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे वेज फॉर लिसनर्स हो गया आपका, ऑफ पोस्चर, इट हेल्प्स लिसनर्स इन कंसंट्रेट, seen by speaker as a positive feature among his listeners। तो ये वाला पॉइंट भी हमने अभी मार्क करा। अब देखेंगे अब्रीविएशंस कौन कौन से हमने यूज करी। अब्रीविएशन EF इफेक्टिव, कंसंट्रेटिंग या कंसंट्रेट, मैसेज, रीड मीन्स रिसीव्ड, फिजिकल, पॉजिटिव, इम्पोर्टेंस, स्पीकर, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका 80 वर्ड्स में, using the notes made and or also suggest a suitable title। suitable title क्या है उसमें, फर्स्ट वाले में ही है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। अगर आपको कोई और लगता है तो यू कैन राइट। समरी, जो हमने नोट्स लिखे थे उसी को देखो बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव स्पीकिंग एंड इफेक्टिव लिसनिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, both equally important and incompetent listener will always fail। क्यों होते हैं? as he drifts away from counters, compares and finally filters what the speaker is saying। to be a good listener, अब ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, उनको हमने सेंटेंस में लिखा है। to be a good listener, concentration is important combined with mental and physical, दोनों पॉइंट्स लिखे थे हमने, mental और physical alertness। The importance of the other factor like note taking and posture cannot be ignored। All these are effective listening skills and are viewed as a positive feature by the speaker among the listeners। They have an impact not only on the listener but also on the speaker। अगर मैं बोल रही हूँ और अगर कोई सुनने वाला नहीं है या इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, तो उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट किसको पड़ता है? दोनों को पड़ता है, बोलने वाले को भी और लिसनर को भी। क्लियर? तो गुड लिसनर बहुत जरूरी होता है, गुड स्पीकर और गुड लिसनर। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था इफेक्टिव स्पीकिंग और इफेक्टिव लिसनिंग दोनों जो हैं एक ही जो हैं साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक यहाँ पे वन मोर पैसेजेस है, द मोस्ट अलार्मिंग ऑफ मैन्स असॉल्ट अपॉन द एनवायरमेंट। तो ये वाला जो है आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है आपका, तो किस तरह से आपको जो है इसके नोट्स बनाने। मोस्ट अलार्मिंग असॉल्ट बाय मैन ऑन एनवायरमेंट क्या है? लेट्स सी। कंटामिनेशन ऑफ एयर, अर्थ, रिवर्स एंड सी, द मोस्ट अलार्मिंग ऑफ मैन्स असॉल्ट अपॉन द एनवायरमेंट। दिस पॉल्यूशन इज फॉर द मोस्ट पार्ट irrevocable, the chain of evil it initiates is for the most part irreversible in this contamination of the environment। अब कैसे environment हमारा contaminate हो रहा है, खराब हो रहा है? chemicals are the sinister partners of radiation in changing the very nature। तो एक ये environment से related है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा, बनेगा मोस्ट अलार्मिंग असॉल्ट बाय मैन ऑन एनवायरमेंट। ये ऑलरेडी हमने अंडरलाइन किया है। कैसे है? कंटामिनेशन ऑफ एयर, अर्थ, रिवर्स एंड सी विद लेथर, जो हम वेस्टेज जो हम डालते हैं मटेरियल्स। दिस पॉल इज वोकेबल, चेन ऑफ इविल इनिशिएटेड इज रिवर्सिबल। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आएगा? केमिकल्स
एक तो हम जो वेस्ट मटेरियल डालते हैं, दूसरा हमारे क्या है, केमिकल्स आर द पार्टनर्स ऑफ रेडिएशन. चेंज नेचर ऑफ वर्ल्ड, रेडिएशन रिलीज थ्रू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ द एयर कम्स टू द अर्थ इन रेन. किस फॉर्म में आते हैं? रेन के फॉर्म्स में आते हैं, सॉइल में मिक्स होते हैं, एंटर्स द ग्रास और कॉर्न और व्हीट ग्रोन देयर एंड रीचेस द बोन्स ऑफ. और किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, राइट? लॉजेस इनटू सॉइल, एंटर्स ग्रास, देखो वही पॉइंट्स लिखे हैं जो हमारे, और लास्ट में रीचेस ह्यूमन बॉडी, राइट? दूसरा जो है, हम केमिकल स्प्रे करते हैं क्रॉप्स में, तो वो कैसे हार्मफुल होते हैं? केमिकल स्प्रेड on crops lie along in soil and seeing living organisms passing from one to another in a chain of poisoning and death. किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम स्प्रे करते हैं, एनिमल्स हो चाहे इंसेक्ट्स हो चाहे वी ह्यूमन बींग्स हो, किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. अंडरग्राउंड स्ट्रेन्स until they emerge and combined into new forms that kill vegetation, sick कर देते हैं कैटल्स को, harm those who drink from once pure wells. It took hundreds of millions of years to produce the life that now inhabits the earth and reach a state of adjustment. तो next क्या है हमारा? Chemical sprayed on crops, lie long in soil, enter living organisms, passes from one to another in chain of poisoning and death, passes an underground stream to emerge, combines, क्योंकि अगर वो जो है जमीन में चला जाता है तो मे भी जो है अंडरग्राउंड जो स्ट्रीम है उसमें इमर्ज, combines into new forms, took million of years to produce life that inhabits. Took million of years to produce life that inhabits Earth, has reached a stage of adjustment, balance with the surroundings, environment contains hostile and supportive elements. दूसरा क्या है हमारा next point, that is the environment contained elements were hostile as well as supporting. Even within the light of the sun, there were short wave radiations with power to endure. Given time, life has adjusted and balance reached. ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. द रैपिडिटी ऑफ चेंज एंड द स्पीड. अभी आप लोगों ने देखा होगा कि क्लाइमेट में इतना चेंज क्यों आ रहा है, राइट? तो ये हम लोगों की वजह से आ रहा है क्योंकि हम लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, या हो सकता है लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है लोगों के बीच में. द स्पीड विद न्यू सिचुएशंस आर क्रिएटेड फॉलो द heedless pace of man rather than the deliberate pace of nature. Radiation is bombardment of cosmic rays. It is now the unnatural creation of man's tampering with the atom, the chemicals to which life is asked to make adjustment. तो इस तरह से आपको पॉइंट्स लिखने हैं, अंडरलाइन करने हैं, फिर यहाँ लिखने हैं pauses and underground stream to emerge combines with new rapidity of change and speed created new. तो ये हमने अभी डिस्कस करा. अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस यूज्ड. कौन कौन से वे हैं? एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, केमिकल, ऑर्गेनिजम्स, एयर्स, कैल्शियम, लेबोरेटरी. तो ये जरूर लिखें आप कि कौन कौन से आपने जो है कीवर्ड्स यूज करे हैं, या लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन. दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, कीवर्ड्स या लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन. तो इस तरह से आप लिखेंगे और आप पॉइंट्स बनाएंगे तो आपको जो है नोट मेकिंग इजी लगेगी. और इन्हीं के हेल्प से आपको क्या लिखना है? समरी, राइट? The chemical pollution that the environment is being subjected to by man is irrevocable and the chain of evil it start as. तो वही पॉइंट्स हमने यहाँ पे यूज करें. तो बच्चों आई होप क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह से आपको एग्जाम में नोट मेकिंग करनी है. लेट्स डिस्कस द कॉम्प्रीहेंशन. फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कॉम्प्रीहेंशन का, उसके बाद होता है नोट मेकिंग का. तो फर्स्ट पैसेज आता है आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट? अभी हमने नोट मेकिंग करा था रिवीजन में, अभी हम कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन की. पैसेज दिया रहता है और आपको किस तरह से आंसर्स लिखने हैं वो हम जो है, क्या हम आपको कौन से टिप्स हैं, क्या आपको ध्यान रखना है टू अटेम्प्ट द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज क्विकली, स्टडी द क्वेश्चंस. सबसे पहले आपको क्या करना है? रीड द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ योर पैसेज.
Start your second reading of the passage. This reading should be thorough. Underline key sentences or words related to the given question. अब आपने जो है क्वेश्चन अपने माइंड में रखे हैं, तो आप जो है इजीली क्या करेंगे, अंडरलाइन करते रहेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स को, रीडिंग करते रहेंगे और मार्क करते रहेंगे, क्योंकि पहली रीडिंग होती है रफ रीडिंग आपने कर ली है, उसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन, या आप फर्स्टली जो रीड द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, देन रीड द पैसेज, क्लियर, and underline the answers. An alternate method could be to go through the questions. जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चंस, फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन और फिर जो है पैसेज को रीड करें, विच गिव्स अ रफ आइडिया अबाउट द कंटेंट और सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज. इट बिकम्स इजियर टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स व्हाइल गोइंग थ्रू द पैसेज. जब आप रीड करेंगे पैसेज को तो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरलाइन द आंसर्स, क्योंकि आपको क्वेश्चंस पता है, यू नो द क्वेश्चंस, एंड विल हेल्प टू रीच द आंसर्स फास्टर, और जल्दी जल्दी आपको आंसर्स मिल जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए. क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रीड द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, और उसके बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन करने हैं आंसर्स व्हाइल गोइंग थ्रू द पैसेज, राइट. While answering the questions, try not to give vague or general answers. Be specific. Sometimes the student use one general description when 4 or 5 points have to be made. Avoid general answers. Write in short, simple sentences unless required to do otherwise. Do not repeat yourself. This is a waste of time. Avoid using slang. Language को जो है यहाँ पे use नहीं करना. Do not use vague words. When a precise one will do, make sure that you use your own words, अपने जो है अपने वर्ड्स में as far as possible. आप क्वेश्चन में से लिखना शुरू करेंगे, पैसेज में से डायरेक्ट कॉपी करके आंसर नहीं लिखना है, आप लोगों को क्वेश्चन में से लिख के और फिर उसको जो है आंसर्स में जो आपने अंडरलाइन करा है उसको फ्रेम करना है. क्लियर? This means that you must summarize and interpret information. Never copy whole chunks from the passage. जैसे अभी मैंने बताया कि पूरा पूरा आपको वहां से कॉपी नहीं करना है, आपको उसको समराइज करना है, right? When answering factual questions, such that questions that involve words like what, when, how, why, do not include information not given in the passage while answering the why question. You may begin your answer with this is because of a similar field. तो why अगर कोई है because करके करेंगे क्योंकि, तो क्वेश्चन में से आप जो है लिखेंगे, then you write the complete answer. While answering vocabulary questions, determine the parts of speech of the word. Your answer should have the same part of speech, right? यहाँ पे एक पैसेज दिया है बच्चों, टुडेज वुमेन इज हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन अलाइव टू. अब पहले हमें रीड नहीं करना, फर्स्टली रीड द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ दिस पैसेज, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडर्न वुमेन. मॉडर्न वुमेन के 2 एट्रीब्यूट्स हमको लिखने हैं, क्या हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई आर वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट कंसीडर्ड नेसेसरी. क्यों वुमेन की जो है एम्पावरमेंट या पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी है, राइट. 3 क्वेश्चन हम माइंड में रखते हैं. विच फैक्टर्स एडवर्सली अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स. कौन से जो है फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, राइट. तो देखते हैं, लेट्स सी द आंसर कि 2 एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं. तो वुमेन के एम्पावरमेंट पे है, वो टुडेज वुमेन इज हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन अलाइव टू द सेंस ऑफ हर dignity and the importance of her functions in the private domestic domain and the public domain of the world of work. Women are rational in approach, careful in handling situation and want to think as best as possible, right. तो एक तो क्या है, highly self directed, of her dignity. दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि वुमेन जो है क्यों पार्टिसिपेशन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हेल्थ ये वाला है आपका, राइट.
द 1995 में जो है किस तरह से समिट में। तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? द मॉडर्न वुमेन ऑफ टुडे, द मॉडर्न वुमेन ऑफ टुडे is a highly self-dependent person, alive to the sense of her dignity. ये हमने मार्क करा था. She is rational in her approach and handles situation carefully. Handles, sorry. और हैंडल्स करती है कोई भी जो है कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, उसको कैसे हैंडल करती है. आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि मदर जो है कैसी भी कैसी सिचुएशन होती है उसको कैसे हैंडल्स करती है. राइट. तो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ये अभी हमने मार्क करा था. सेकेंड है हमारा पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट कंसीडर्ड नेसेसरी. क्यों जरूरी है? तो एट द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन हेल्ड इन बीजिंग, it was emphasized that without women's participation and empowerment on enduring solution to society's most threatening social, economic and political problems could be found. Also, women's empowerment is extremely important in eradicating poverty and mending the social fabric. यहाँ पे हमने अंडरलाइन करा था September 8 ने emphasize that no enduring solution of society threatening social, economic could be found or without the participation and empowerment of the women. Right? Next है कि किस तरह से जो है women की third question is your which factors adversely affect the prevailing culture norms of the gender behavior and the perceived domestic and reproductive roles of women tend to adversely affect of the education of girls. क्योंकि आपने देखा होगा कई बार होता है जेंडर बिहेवियर आ जाता है कि लड़की को नहीं पढ़ाना, लड़के को पढ़ाना है. एंड द परसीव डोमेस्टिक रिप्रोडक्टिव रोल्स ऑफ वुमेन का रोल्स, दीज पॉइंट जो है क्या करते हैं? अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स. रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मोबिलिटी ऑफ गर्ल्स कि घर से नहीं निकलना, भाई ये लड़की है, ये जो है उनकी एजुकेशन के आगे आती हैं. अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स और लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं वो. दूसरा क्या है? पॉवर्टी, इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स जो हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं. द अफेक्ट गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, इनकी वजह से जो है कि घर से बाहर नहीं निकलना है. रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मोबिलिटी ऑफ गर्ल्स, अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स, पॉवर्टी, इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, ये सारे जो है अफेक्ट्स द गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन. राइट. lack of literacy. The role of women in a society is very important. Women's education is the key to better life in the future. A recent World Bank study says that education girl is not a charity, it is a good economics. If developing nations are to eradicate poverty, अगर हम जो है हमारी जो है eradicate poverty, they must educate the girls. एक गरीबी जो है अगर इसको हटा दें तो they must educate the girls. The report says that और reports क्या कहती हैं? Economic and social returns on investment in education of the girls considerably affect the human development index of the nation. Society would progress. तो वुमेन का जो है पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है ये हमने जो है इस पैसेज के थ्रू जो है आपने देखा. और इसी तरह से आपको जो है नोट्स बनाने हैं. राइट. तो आप जो है पहले क्वेश्चंस पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग जो है उसके आंसर्स थे. अर्ली मैरिज, ये पॉइंट्स है यहाँ पे. रिस्ट्रिक्शंस ऑन मोबिलिटी, घर से बाहर निकलना. इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स अफेक्ट द गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन. राइट. तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं. जेंडर बिहेवियर मेन पॉइंट है ये. Next question है, what benefits did the women get the enactment of the Panchayati Raj Act of 1993? Women's political empowerment got a major boost with the, अब देखते हैं ये कहाँ पे है ये point. Let's see. Various committees and commissions have been constituted before and after. ये पंचायत का है 1992 Act lobby for women's issues. The educational system is the only institution which can contract a deep foundation in equality of sexes. तो
So women's political empowerment got a major boost with the Panchayati Raj Act of 1993, which gave them 30% reservation, जिसमें जो है 30% रिजर्वेशन मिला विलेज पंचायत में, ब्लॉक समितिज में एंड जिला परिषद थ्रू आउट द कंट्री। तो ये यहाँ पे जो है इनको फायदा हुआ था, वुमेन को, महिलाओं को। पंचायती राज 1993 which gave them 30% reservation in village panchayat, block samitis and जिला परिषद throughout the country, पूरी कंट्री में, नॉट ओनली कि एक जगह, पूरे देश में जो है इसका उनको फायदा हुआ, राइट। तो इस तरह से आपको जो है अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, राइट। What process can we remove the sense of inequality? तो यहाँ पे आंसर है, the sense of inequality of sexes can be removed from the minds of people only through the process of education. पढ़ाई के, अगर हम पढ़े लिखे होंगे, लिटरेट होंगे, तभी हम जो है लोगों के माइंड को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने देखा कि सेक्शन ए में हमें नोट मेकिंग और कॉम्प्रीहेंशन किस तरह से जो है हमें अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस उसमें, और किस तरह से आपको जो है रीड करना है, पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं या पहले पैसेज को रीड करना है, ये आज हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट में जो है हम सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, उसका रिविजन करेंगे कि किस तरह से हमें जो है पोस्टर्स बनाने हैं या एडवर्टीजमेंट बनानी है या नोटिस बनाने हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें, और कहीं पे भी आपको जो है डाउट लगता है तो आप साइड पे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।